Hello dear students, welcome to Let's Learn English 2.0। समरीज के सीरीज़ में हम लोग पहुंच चुके हैं अब लास्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर है हमारा भोली। ओके, अब अभी तक हमने जो समरीज कंप्लीट की हैं वो प्रोज की लगभग सारी समरीज कंप्लीट कर ली हैं, और ये शॉर्ट स्टोरीज़ के सेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। इसमें हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट चैप्टर पर। तो आज हमारा ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा और इसके बाद में सारी समरी आपको प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है, और इसके बाद में आप लोग अच्छे से इनको पढ़ते रहें और रिवीजन बार बार करते रहें, ताकि मेन एग्ज़ाम आने तक आप लोगों की बढ़िया और बेहतर तैयारी हो जाए। ओके, तो आपकी बेहतर तैयारी की उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ये टॉपिक भोली। इसके राइटर हैं के अब्बास। ओके, चलो भाई प्रोसीड करते हैं। अबाउट द आथर, पहले थोड़ा आथर के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ के रेसिडेंशियल थे। ओके, और इन्होंने किस फील्ड में ये फेमस थे। तो इनका पूरा नाम था ख्वाजा अहमद अब्बास। इनको इन शॉर्ट हम लोग कहते हैं के अब्बास। ओके, बोर्न, इनका जन्म जो है, ओके, बोर्न एट, एक मिनट जरा देखने दो, हाँ गुड। बोर्न, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून 1914। ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म 7 जून 1914 को पानीपत हरियाणा में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया, उस समय इंडिया जो था ब्रिटिश इंडिया इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इंडिया उस समय ब्रिटिश के अधीन था। ओके, ब्रिटिश इंडिया के समय, ब्रिटिश के आधिपत्य के समय इनका जन्म हुआ था। ओके, डाइट, इनकी मृत्यु कब हुई? 1 जून 1987, 1 जून 1987 को एज 72, 72 साल की एज में इनकी डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ होती है मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में। महाराष्ट्र जो प्रदेश है, जो राज्य है, वहाँ एक सिटी है मुंबई, वहाँ पर इनकी डेथ होती है। ऑक्यूपेशन, इनका जो प्रोफेशन क्या था, क्या कार्य करते थे? फिल्म डायरेक्टर के रूप में काम किया, स्क्रीन राइटर के रूप में काम किया, एक नॉवलिस्ट के रूप में रहे, नॉवलिस्ट का मतलब उपन्यास के रूप में रहे, जर्नलिस्ट के रूप में रहे, पत्रकार के रूप में रहे, को कलुमिनिस्ट। ओके, ईयर्स एक्टिव, किस साल में, कौन कौन से सालों में ये एक्टिव रहे? 1935 से लेकर 1987 तक एक्टिवली इन्होंने सामाजिकता में इनका विशेष ध्यान रहा और सामाजिक व्यक्ति बनकर के रहे। इनका कैरियर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है 1935 से लेकर के 1987 तक। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, जैसे कि 20 मार्च 1977 को इनकी एक बुक आई है अ डे लाइक एनी अदर डे। ओके, दूसरी है इंदिरा गांधी द लास्ट पोस्ट। ये इनकी बुक्स हैं जो कि काफ़ी फेमस रहीं उस समय। आगे बढ़ते हैं, हमारा मेन टॉपिक जिसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है भोली। और बेटा ध्यान देना, ये टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्ज़ाम के नज़र से। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी आसान भाषा में लिखा हुआ है और काफ़ी इजीली आप इसको समझ भी सकते हैं। बढ़िया से कहानी, एक पारिवारिक कहानी है, ठीक, जो उस समय स्त्रियों की सिचुएशन थी उस पर प्रकाश डालता है। लेडीज़ या फीमेल कंडीशन ऑफ दैट टाइम इज एक्सप्रेस्ड नाइसली इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में उस समय की स्त्री की स्थिति को अच्छे तरीके से वर्णित किया गया है। ये एक सामाजिक स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। डॉवरी जो कि एक कर्ज है, डॉवरी का मतलब होता है दहेज, जो कि एक अभिशाप है, उसको इसमें अच्छे तरीके से वर्णित किया गया है। ओके, भोली की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। भोली के कुछ पहचान, भोली की कुछ विशेषताएं थी। सिंपल्टन थी, मतलब जिसको हम मंदबुद्धि कह सकते हैं, मंदबुद्धि बालिका थी। अफेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स इन चाइल्डहुड, बचपन में ही उसे स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी हो जाती है जिससे कि उसका पूरा बॉडी प्रभावित होता है। फेल ऑफ कोर्ट
caught and perhaps damaged some part of the brain। लगभग 2 साल की अवस्था में, शायद 2 साल या 10 मंथ, कुछ आप आगे सब पढ़ने को मिलेगा, वो अवस्था रहती है। तो ये अपने चारपाई से नीचे गिर जाती है, जिससे कि इसके ब्रेन का कुछ हिस्सा शायद डैमेज हो जाता है या फिर ब्रेन पर कुछ प्रभाव पड़ जाता है, जिससे कि इसका ब्रेन फुल डेवलप नहीं होता है। इसीलिए इसको लोग सिंपलटन कहते हैं। पोक मार्क्स ऑन एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी पर उसके जो स्मॉल पॉक्स हुआ था, ठीक, तो इसके निशान छूट गए थे पूरी बॉडी पर, ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स हैं। लुक्ड अगली ड्यू टू द सेम, इसीलिए क्योंकि वो अभी उसकी पूरी बॉडी पर पॉक मार्क्स हैं, चिकन पॉक्स के निशान हैं, इसीलिए वो अगली देखने में लग रही, भद्दी लगती है देखने में, अच्छी देखने में नहीं लगती, स्मार्ट नहीं लगती देखने में। ओके, सो रिमेन्ड नेग्लेक्टेड एंड बैकवर्ड, और इसीलिए देखने में स्मार्ट नहीं लग रही है, सिंपलटन है, बुद्धू टाइप की है, ठीक, तो इसीलिए ये रिमेन नेग्लेक्टेड, लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं परिवार में। ओके, चलो भाई आगे देखते हैं। भोली, अब शुरू करते हैं स्टोरी। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट वाज भोलीज नेम। भोली तो उसको निक नेम मिल गया था, लेकिन उसका रियल नेम क्या था, तो ये देखो, सुलेखा, ध्यान रखना, भोली, हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। लेकिन उसको बचपन से ही सब लोग भोली कहते थे, यद्यपि उसका नाम सुलेखा था। द सिंपलटन, भोली मंदबुद्धि, ठीक। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, नंबरदार जो रामलाल थे उनकी चौथी पुत्री थी। आपसे एमसीक्यूज में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ भोली इन द डॉटर्स ऑफ मिस्टर रामलाल। रामलाल की पुत्रियों में भोली का कौन सा नंबर था, तो आपको याद रखना है 4th नंबर था। ओके, when she was 10 months old she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि वो लगभग 10 महीने की थी, ठीक है, तब वो अपने कॉट चारपाई से नीचे गिर जाती है, जिससे कि उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा, उसके दिमाग का कुछ हिस्सा प्रभावित हो जाता है। उसी से वो आगे चल करके सभी पूर्ण विकसित बुद्धि वालों, पूर्ण विकसित दिमाग वाले बच्चों के जैसा वो व्यवहार नहीं कर पाती। ऐसा कहा जाता है कि उसका दिमाग विकसित नहीं हुआ, उसका दिमाग में कुछ प्रभाव पड़ गया, दिमाग कुछ डैमेज हो गया, जिससे कि वो पूर्णतः उसका दिमाग विकसित नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। That was why she remained backward child and come to be known as भोली the simpleton। और इसीलिए लोगों का मानना है कि वो पिछड़ी रह गई दिमाग में, और उसको लोग भोली मंदबुद्धि के नाम से बुलाते हैं, भोली सिंपलटन के नाम से बुलाते हैं, जानते हैं, ठीक है। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, बचपन में जब उसका जन्म हुआ था तो जो चाइल्ड है, वो बच्ची भोली, वो बड़ी ही सुंदर थी, बहुत ही फेयर थी, उसका कलर बड़ा ही वाइट था। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। ये ध्यान देना इस लाइन को कि वो जब 2 साल की थी तब उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। 2 years की जब वो थी तब उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक होता है, वही चिकन पॉक्स जिसे बोलते हैं, छोटी छोटी वाली, जो छोटी माता कहते हैं जिसको गांव पे, वो रोग इसको हो जाता है। ओनली आईज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स। उसकी केवल आंखें बच गई थी, बाकी उसका पूरा शरीर काले काले निशानों से भर गया था। ओके, उसके काले काले निशान पड़ गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। सुलेखा जो है 5 साल तक बोल नहीं पाती है, ठीक है, 5 साल तक जब तक नहीं होती है तब तक वो बोल नहीं पाती है। अच्छा, यूं भी कह सकते हैं कि वो 5 साल की जब हो जाती है तब जाके वो बोलना शुरू कर पाती है, उससे पहले वो नहीं बोल सकती थी। एंड एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड, और लास्ट में जब वो बोलना सीख पाई तब वो स्टैमर करने लगी। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, ठीक, हकला के बोलने लगी थी।
द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, मिमिक्ड हर, एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल। और जो छोटे छोटे बच्चे उसकी कंपनी के थे, उसी के साथ के थे, वो उसका जनरली मजाक बनाया करते थे, क्योंकि वो तुतला करके बोलती थी, हकला करके बोलती थी। ठीक, तो सभी बच्चे जैसे वो बोलती हकला करके वैसे ही उसको कॉपी करते और उसका मजाक बनाया करते थे। When she was born, she was fair and beautiful. जब उसका जन्म हुआ था तो वो गोरी और सुंदर थी। But when the child was 2 years old, she caught smallpox, which left spots on her body, on her whole body. लेकिन 2 साल की जब वो होती है तब उसकी पूरी बॉडी पर स्मॉल पॉक्स वाली बीमारी हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी ब्लैक ब्लैक मार्क से, काले काले निशानों से पूरी बॉडी फिल हो जाती है। Only her eyes were saved from it. She started speaking when she turned 5 and would often fumble. ओके, अब वो बोलना तो शुरू कर दिया था उसने 5 साल के बाद में, लेकिन वो फंस जाती थी, बोलने में फंस जाया करती थी। ठीक है, स्टैमरिंग करती थी, तुतलाती थी। अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर एंड कॉपीड हर, दिस मेड हर फील सो बैड दैट शी स्टॉप्ड स्पीकिंग। जो अन्य लड़के इसकी कंपनी के थे, इसकी उम्र के अन्य लड़के थे, तो उसको वो लोग कॉपी किया करते थे, उसका मजाक बनाया करते थे, जिसके चलते वो लोगों से बात करना उसने बहुत कम कर दिया था, क्योंकि वो उसके मन में ये डर लगा रहता था कि कुछ न कुछ मैं बोलूँगी और मैं हकला करके बोलूँगी तो मेरा मजाक बनाएंगे ये लोग। इसीलिए इसी अपनी इंसल्ट के डर से वो बहुत कम बात करती थी, और इस तरह जब वो बात ही नहीं कर रही लोगों से तो उसकी स्टैमरिंग हट नहीं पा रही थी, उसका जो हकलाना जो है दूर नहीं हो पा रहा था। जितना ज़्यादा बोलेगी उतना ही ज़्यादा हकलाना दूर होगा, लेकिन वो बोल नहीं रही बहुत ज़्यादा। ओके, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के बारे में देखते हैं। रामलाल के 7 बच्चे थे। MCQ के लिए तैयार रहें। हाउ मैनी चिल्ड्रन मिस्टर रामलाल हैव, तो याद रखना है 7। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डाटर्स। 3 सन थे, ठीक है, और 4 डाटर्स थी, ध्यान रखना। एंड यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उनमें से सबसे छोटी, लड़कियों में जो सबसे छोटी थी वो थी भोली। इट वॉज प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। रामलाल जो थे एक समृद्ध किसान थे, इनके यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सभी बच्चे, भोली को छोड़ करके अन्य सभी बच्चे बढ़िया स्वस्थ थे। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. जो लड़के थे उनको पढ़ने के लिए सिटी भेजा गया था, पहले स्कूल में, और उसके बाद में जब और बड़े हो गए तो उनको कॉलेज भेज दिया गया। यहाँ पर आपको एक चीज़ आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए कि लड़कियों को कहीं नहीं भेजा गया, लड़कों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया। लड़कों की स्टडी पर पूरा ध्यान है, लड़कियों की पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा है, सामाजिक भेदभाव दिखाई दे रहा है। लड़कियों के साथ उस समय भेदभाव किया जाता था, उनको घर से बाहर भेजना अच्छा नहीं माना जाता था। ओके, तो उस समय की सामाजिक स्थितियां कुछ ठीक नहीं थी जिस समय ये चैप्टर लिखा गया था। आगे देखते हैं। ऑफ द डाटर्स, राधा इल्डेस्ट। MCQ के लिए तैयार रहना। इल्डेस्ट डाटर का नाम जब आपसे पूछें तो आपको बताना है कि राधा, सबसे बड़ी वाली लड़की का नाम राधा था। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। द सेकेंड डाटर मंगला, मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। जो सेकेंड डाटर है वो उसका नाम मंगला है, उसकी भी शादी फिक्स हो गई है। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा, और उसकी शादी हो जाएगी उसके बाद में रामलाल को जो सोचना है वो चंपा की शादी के बारे में सोचना है। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। वो सभी हेल्दी थी, सुंदर थी और स्वस्थ थी, इसलिए उनके लिए दूल्हा ढूंढना रामलाल के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थे। क्यों? भोली ना तो सुंदर है और ना ही स्वस्थ है, ना ही हेल्दी है, वो मंदबुद्धि है, देखने में भी सुंदर नहीं है, तो लड़का ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। सी नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, ना तो वो अच्छी देखने में है और ना ही इंटेलिजेंट है।
भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली 7 साल की थी तब मंगला की शादी हो जाती है। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन द विलेज। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी टू परफॉर्म इट्स, ये तो परफॉर्म है यहाँ पर, ठीक है, वो दिख नहीं रहा था। द तहसील साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। अच्छा, जब भोली 7 साल की थी उसी समय मंगला की बता रहे हैं, मंगला की शादी हो जाती है। और फिर क्या होता है कि उसी समय इनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है। ठीक, तहसीलदार साहब आते हैं ओपनिंग सेरेमनी के लिए, स्कूल को ओपनिंग के लिए तहसीलदार साहब आते हैं स्कूल शुरुआत करने के लिए। और रामलाल से कहते हैं, ही से टू रामलाल, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तो तहसीलदार रामलाल से कहते हैं, जैसे कि आप रेवेन्यू ऑफिसर हैं गांव में और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है लोगों के लिए। एग्जाम्पल सेट करने का मतलब है आपको खुद एक उदाहरण बनना है अन्य लोगों के लिए, क्योंकि ये स्कूल लड़कियों के लिए खुल रहा है। और यदि आप अपनी बेटी को भेजेंगे विद्यालय में तो गांव वाले भी अपनी अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे। अन्यथा उस समय लड़कियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझा जाता था, उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो जब आप जो कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आप अपनी बच्ची को नहीं भेजेंगे तो फिर कोई नहीं भेजेगा। ऐसा सोच करके तहसीलदार ने कहा कि आप खुद एक उदाहरण बनिए, आप अपनी बच्ची को भेजिए ताकि अन्य लोग भी आपको देख करके प्रेरित हों और वो भी अपनी बच्चियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल। तहसीलदार कहते हैं फिर उनसे, रामलाल से कहते हैं कि आपको अपनी बेटी को स्कूल पढ़ने के लिए भेजना होगा। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्ट हिज वाइफ सी क्राइड, आर यू क्रेजी। उस रात रामलाल जाकर के अपनी पत्नी से पूछते हैं कि बेटी को स्कूल पढ़ने भेजना है। तो रामलाल की वाइफ कहती हैं, क्या पागल हो गए हो क्या तुम? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो फिर उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल में इतनी क्षमता नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को ना माने, उनकी बात की अवहेलना करें। इतनी रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी। ओके, एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। अंत में उसकी पत्नी जो है, रामलाल की पत्नी, थोड़ा बहुत सोचती विचारती है और ये सोचती है कि हमारे पति की बात नहीं रहेगी अगर, तो फिर समाज में उनकी इज्जत कम होगी। ये सोच समझ के वो कहती है, ठीक है चलो मेरे पास एक रास्ता है जो मैं आपको बताऊंगी, आप वैसा करें तो ठीक रहेगा। सेंड भोली टू स्कूल एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। कहती हैं कि ठीक है तो आप जो है भोली को स्कूल भेज दीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो कह रही है, उसकी पत्नी कह रही है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भोली जो है देखने में भी सुंदर नहीं है और सेंस भी उसका थोड़ा कम है, तो उसकी शादी होने के चांसेस बहुत कम है। तो उसको स्कूल भेज दो जिससे कि हमारी रेपुटेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसकी शादी नहीं भी होती है, कोई ये समझ के कि ये लड़की तो स्कूल पढ़ने जा रही है, मुझसे शादी नहीं करेंगे, कोई ऐसा सोचता भी है, तब भी हमें ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी शादी के चांसेस ना के बराबर हैं। ओके, लेट द टीचर्स एट ए स्कूल वरी अबाउट हर। करे टीचर्स को उसके बारे में, भोली के बारे में सोचने दो, चिंता करने दो। हम लोगों को भोली के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हीन भावना से वो भोली को मानती थी। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली वॉज फ्राइटेंड। रामलाल अगले दिन अपनी बेटी भोली का हाथ पकड़ करके बोलते हैं, बेटा चलो आपको मैं स्कूल लेके चलूँगा। सी डिड नॉट, अच्छा, भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली घबरा जाती है। सी डिड नॉट नो वट अ स्कूल वॉज लाइक। भोली को यह नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है। सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस
एंड सोल्ड। उसको देखो यहाँ पर भोली है, इसको ये रिमाइंड होता है कि कुछ दिन पहले हमारी गाय को घर से निकाला गया था और फिर उसको बेच दिया गया था, और लग रहा है मुझे भी घर से ये लोग निकाल रहे हैं और मुझे भी कहीं बेच ना दें, ये उसके मन में भय आ रहा है, डर आ रहा है। ओके, तो पहले तो वो कह रही है कि नो नो नो, एक्चुअली वो स्टैमर करती है ना, हकलाती है, तो वो नो 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 करते हुए नो नो करने लगी। सी साउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। वो जो है कस के चिल्लाती है, रोने लगती है, और उसके बाद में अपने पिता के हाथ से, पिता की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। ये देखो फादर कह रहे हैं यहाँ पर, नो नो भूली बोल रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स द मैटर विद यू फूल। उसके फादर गुस्से में आ जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, मूर्ख, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ में, क्या समस्या है तुमको। रामलाल चिल्ला करके कहते हैं, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? बाद में रामलाल अपनी वाइफ से कहते हैं कि ऐसा है, भोली को कुछ आज अच्छे कपड़े पहना दो। एक्चुअली वो घर में जब कम सेंस की है, उसमें सेंस कम है, मंदबुद्धि बालिका है, इसीलिए उसको अच्छे कपड़े भी पहनने को नहीं मिलते, उसकी कोई केयर भी नहीं करता बिल्कुल। ठीक, वो एक साइड में रहती है चुपचाप, अपने जो भी खाया खाया, मुंह धोया धोया, नहाया नहाया, नहीं तो कुछ नहीं किया, कोई उसकी केयर नहीं करता। लेकिन आज रामलाल ने कहा कि उसको थोड़ा अच्छे कपड़े पहना दो, क्योंकि वो स्कूल जाएगी, नहीं तो वहाँ पर जो टीचर और वहाँ के जो बच्चे हैं वो देखेंगे जब भोली को। वैसे भी हमारा नाम तो है ही समाज में बहुत ज़्यादा, और हमारा बच्चा जब ऐसे गंदा बन के जाएगा, गंदे कपड़े पहन के जाएगा, तो हमारा नाम खराब होगा। तो अच्छे कपड़े उसको पहना दो ताकि हमारा नाम वहाँ पर अच्छा बना रहे। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए कभी नए कपड़े बनाए नहीं गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। हमेशा उसकी अन्य जो बहनें थीं उनके कपड़े पास आउट करके, मतलब उनके पहने हुए कपड़े भोली को दे दिए जाते थे पहनने के लिए। नो वन केयर टू मेंड और वॉश और क्लोथ्स। कोई भी उसके कपड़े अगर फट गए तो फटे पहनती रहती, सिलता नहीं था, और कोई भी उसके कपड़े धुलने की चिंता नहीं करता था। बट टुडे सी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। आज उसको, लेकिन वो आज बड़ा लकी खुद को महसूस कर रही है कि उसको आज नई के समान एकदम नई सी ड्रेस मिली। नई ड्रेस का मतलब है कि एक बढ़िया धुली धुलाई प्रेस की हुई ड्रेस उसको पहनने को मिलती है, और ये चंपा की है। चंपा जो इससे बड़ी बहन है इसकी, वो चंपा को फिट नहीं होती है तो इसके लिए रख दी गई थी, अब इसको आज पहनाई जा रही है वो यूनिफॉर्म। सी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। अच्छा, इससे पहले उसको नहाने का भी कोई ध्यान नहीं देता था, ना ही उसके बाल कोई धुलता था सही से, तो आज उसको नहलाया गया है, और उसके बालों को जो कि मैटेड थे, मैटेड का मतलब होता है सॉइल टाइप के, जिसमें लगा था मिट्टी का कलर जैसा हो गया था, बहुत ज़्यादा दिनों से ना धुलो तो वो ब्राउनिश हो जाते हैं, उस टाइप के हो गए थे, तो उनको धुल करके बढ़िया से आज उनमें ऑयलिंग की गई है, उसके बालों में तेल डाला गया है। Okay, only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. अब उसको विश्वास हो रहा था कि उसको एक ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जो निश्चित तौर पर उसके घर से अच्छी होगी। तभी उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए, तभी उसको आज नहलाया गया, तभी उसके बालों में आज ऑयल डाला गया और उसको बढ़िया बनाया गया। उसके दिमाग में ये चला कि आज हमको इतना मेंटेन किया गया, इसका मतलब घर से अच्छी जगह पर मुझे ले जाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो बच्चे ऑलरेडी क्लास में पहले से ही थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी बच्ची का हाथ हेड मिस्ट्रेस, जो वहाँ पर मेन टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस थी, वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, उनके हाथ में दे दिया कि ये लो बच्ची और इसको पढ़ाओ। लेफ्ट alone, the poor girl looked about her with fear laden eyes. ओके, वहाँ पर उसके फादर उसको अकेला छोड़ के चले गए थे। अब वो जो है एक डरावनी आंखों से, मतलब डरी हुई आंखों से, उन आंखों से जिसमें कि बहुत सारा डर है, ऐसी आंखों से वो उस टीचर की तरफ
हेड मिस्ट्रेस की तरफ देख रही है। देयर वर सेवरल रूम्स, अच्छा स्कूल में इधर उधर देख रही है कि वहाँ बहुत सारे रूम बने हुए हैं। एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर रूम में उसी की उम्र की लगभग लड़कियां बैठी हुई हैं। मैट्स का मतलब चटाइयों पर बैठी हुई हैं लाइन बना करके। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों से पढ़ रही हैं। और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेट पर लिख रही हैं कुछ। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। भोली से उसकी हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि आप किसी एक क्लास में किसी कॉर्नर में या जहाँ कहीं पर भी आपको जगह खाली मिले, किसी भी मैट पर जा करके आप बैठ जाओ। Bolly did not know what exactly a school was like and what happened there. भोली को कुछ नहीं पता था कि एक स्कूल वास्तव में कैसा होता है और वहाँ पर क्या किया जाता है। But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. लेकिन भोली बहुत खुश थी क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स वहाँ पर उसको मिल गई थी, ऑलमोस्ट उसकी एज की, उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर उसको देखने को मिली भोली को, इसलिए भोली बड़ी प्रसन्न थी। She hoped that one of these girls might become her friend. वो सोच रही थी कि एक न एक तो मेरी फ्रेंड यहाँ पर बन ही जाएगी, क्यों घर पे तो मेरा कोई फ्रेंड था नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई न कोई एक तो हमारी मित्र बन ही जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to girls but Bholi could understand nothing. टीचर क्लास में पढ़ा रही हैं, ठीक, ये टीचर हैं, कुछ पढ़ा रही हैं, बच्चों से कुछ कह रही हैं, लेकिन भोली कुछ नहीं समझ पा रही है कि टीचर क्या कह रही हैं। ओके, भोली क्या कर रही है, बैठी बैठी भोली क्लासरूम में बैठी हुई है। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, द कलर्स फैसिनेटेड हर। वो दीवार पर जो पिक्चर्स लगी हैं उनको देख रही है भोली, और वहाँ पर जो डिफरेंट कलर हैं, विभिन्न कलर, वो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। द हॉर्स, द ब्राउन was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village in the वो देख रही है, घोड़ा देख रही है कि वो घोड़ा तो बिल्कुल वैसा घोड़ा है जैसा कि तहसीलदार साहब जब गांव में आए थे तब ऐसे ही घोड़े पर बैठ करके आए थे। फिर दूसरा देखती है गॉट को, बकरी को देखती है। गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर। देखा कि जो गॉट है सेम ऐसी ही काली काली है जैसे कि मेरे पड़ोसी की बकरी है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। ये पैरट जो है सेम वैसा ही हरा हरा दिखाई दे रहा है जैसा कि उसने अपने आम के बगीचे में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और यहाँ पर जो गाय है वो सेम वैसी ही गाय लग रही जैसे कि उसकी गाय थी। अच्छा, एक MCQ क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि हु वॉज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन था। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको पूरा पता रहेगा और आप लोग जवाब भी दे पाएंगे। लक्ष्मी कौन था बता सकते हो आप लोग, तो अपना सोच लो। ठीक है, लक्ष्मी ये देवी जी हैं। ओके, मतलब जो भोली होती है उसकी काऊ, उसी का नाम लक्ष्मी होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. What's your name, little one? अब अच्छा, ये फोटोज जब देख रही होती है भोली तो उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता, फिर अपने सामने अचानक देखती है तो टीचर उसके सामने खड़ी हुई हैं और टीचर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोलती हैं कि प्यारी नन्ही सी गुड़िया, तेरा नेम क्या है बच्चा। ठीक, इस टाइप से पूछते हैं। तो अब टीचर देखो पूछ रही हैं, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, प्यारी गुड़िया छोटी सी, तुम्हारा नेम क्या है। भोली अभी हकला करके बोली, अपना नाम क्लियर नहीं ले पाई। ओके, सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। इससे ज्यादा वो और हकला नहीं पाई, बस इतना कहकर ही रुक गई। देन सी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। बस इतना ही बोल पाई, वो पूरा जब नहीं बोल पाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओके, सी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सैट इन हर कॉर्नर, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स
who she knew were still laughing at her। अब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और जो अन्य क्लास की उसकी क्लासमेट्स हैं उनकी तरफ सर उठा करके देखने की भोली की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो घबरा गई कि ये लोग भी हम पर हंसेंगी, क्योंकि मैं हकला रही हूँ, सही से बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरी सारी क्लासमेट्स मुझ पर हंसेगी, मेरा मजाक बनाएंगी। When the school bell rang, all the girls scurrying out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner। अच्छा, जैसे ही स्कूल बेल रिंग हो जाती है, बज जाती है, तो सभी लड़कियां क्लासरूम से बाहर निकल के दौड़ने लगती हैं, लेकिन भोली अपने कॉर्नर से, जहां पर अपनी मैट पे बैठी हुई है, वहां से निकल करके बाहर नहीं आती है। हर हेड स्टिल लोवर्ड सी केप्ट ऑन सोबिंग। उसका सर अभी भी नीचे झुका हुआ है और वो सिसकियां ले रही है, डर के मारे रो रही है। जब बच्चे कभी कभी रोते हैं, चिल्लाते नहीं हैं, तो थोड़ा सा सिसकियां ले करके रोते हैं। ओके। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। टीचर ने उसको बुलाया, उसकी जो टीचर थी उसने कहा, बेटा भोली, इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अपनी पूरी जीवन में, अभी तक जितनी बड़ी वो हो गई है, इस पूरी जीवन में 7-8 साल की जो भी हुई है, उस उम्र में इतने प्यार से उसको किसी ने नहीं बुलाया था। ठीक, तो इस टीचर की वॉइस उसको बड़ी प्यारी लगती है। ठीक, तो वो भोली, इट टच्ड हर हर्ट, ये भोली के हृदय को छू जाती है। ये वॉइस जो है, ये आवाज़ भोली के हृदय को छू जाती है। गेट अप said the teacher, it was not command but just a friendly suggestion। भोली got up। उसकी टीचर ये नहीं ऑर्डर नहीं करते हैं कि भोली खड़ी हो जाओ, इस टाइप से ऑर्डर नहीं करती हैं, ऐसा कहते हैं, बेटा भोली खड़ी हो जाओ, आप प्यार से बोलती हैं। नाउ, फिर भोली खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम। और टीचर लास्ट में पूछती है, बेटा अपना नेम बताओ, अब अपना नेम बताओ। अच्छा चलो। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे शरीर पर किसी ने मीठा कुछ डाल दिया हो, मतलब उसको पूरा मीठापन उसको महसूस हुआ, बड़ा ही उसको प्यारा लगा ये बात, उस टीचर से बात करना उसको बड़ा ही अच्छा लगा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। अभी दिमाग में उसके चल रहा है कि क्या उसकी स्टैमरिंग टंग जो है, हकलाने वाली जुबान, क्या फिर से इसकी बेइज्जती कराएगी। अपने मन में भोली सोच रही है। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वूमेन हाउ एवर सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। इस टाइप की, इस अच्छी, बहुत ही दयालु स्त्री के लिए, दयालु स्त्री अपनी टीचर को कह रही है, इस दयालु स्त्री के लिए जो हम पर इतनी दया दिखा रही है, इसके लिए हमें एक प्रयास तो करना चाहिए। तो भोली ने फिर से एक प्रयास किया। She had such soothing voice, she would not laugh at her। अब फिर सोच रही है कि ये इसकी आवाज़, हमारे टीचर जो है, इसकी आवाज़ इतनी प्यारी है, तो निश्चित तौर पर वो हमारा मजाक नहीं बनाएंगी। ओके। भोली फिर बोलती, भो सी बिगेन टू स्टेमर। फिर से वो हकलाने लगती है। वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर। टीचर ने उसको हिम्मत बंधाई, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश शाबाश बेटा, और बढ़िया से प्रयास करो, कम ऑन नाउ, अच्छे से प्रयास करो। द फुल नेम भोली। भोली फिर से प्रयास करती है, भ करके फिर भोली एकदम बोल जाती है। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और फिर लास्ट में वो बोल जाती है, भोली पूरा नाम बोल लेती है, फिर उसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली हो। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। टीचर ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, बेटा बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। टीचर ने कहा कि जो डर है आपके दिल में, दिमाग में, उसको बाहर निकाल दो, अन्य सब की तरह आप भी अच्छे से बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने ऊपर सर करके अपने टीचर की तरफ ऊपर को सर उठाया, और इस भाव में सर ऊपर को उठाया जैसा कि वो पूछना चाह रही हो, क्या वास्तव में कभी ऐसा संभव होगा। लेकिन उसने पूछा नहीं, इस भाव से सर अपना ऊपर को उठाया। अभी ये एनिमेटेड वे में बताया गया है। गेट अप नाउ टेल मी योर नेम। टीचर पूछ रही है, तो भोली बोल रही, भो वेल डन कम ऑन नाउ द फुल नेम। बहुत अच्छा, चलो अच्छा फुल नेम बताओ। भोली बोल गई। भोली वेल डन पुट योर फियर आउट योर हार्ट
आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। टीचर कह रहे बहुत अच्छा बेटा, शाबाश बेटा, जो तुम्हारे हृदय में डर बसा हुआ है उसको बाहर निकालो और अन्य सब की तरह तुम भी फ्लुएंटली बोल पाओगे। तो अभी उसके मन में जो विचार आ रहा था कि क्या रियली मैं ऐसा बोल पाऊंगी, तो टीचर उसके भाव को समझते हुए बोलती है, यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। टीचर कहती है हाँ निश्चित तौर पर ये तुम कर पाओगी, चिंता मत करो, तुम आराम से अच्छे से बोलने लगोगी, लेकिन तुम इसके लिए रोज स्कूल आओ। क्या तुम रोज स्कूल आओगी? भोली नोडेड, भोली अपना सिर हिला करके बोलती है हाँ, सर केवल हिलाया। नो से इट अलाउड। टीचर ने कहा नहीं सर नहीं हिलाना है, आपको बोल के कहना है कि आओगी या नहीं। तो भोली कहती ये यस हाँ मैं आऊंगी। डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक। टीचर ने कहा ठीक है मैंने तुम्हें नहीं बताया, चलो ये बुक लो। रियली? करी हाँ वास्तव में, अच्छा। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। कहा कि 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ना सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, देन अ स्टिल बिगर वन। टीचर ने कहा कि अभी इस बुक को पढ़ो, जब ये तुम्हारी 1 महीने में ये बुक पूरी हो जाएगी तब हम तुम्हें और इससे बड़ी बुक देंगे, और जब वो पूरी कर लोगे तो उससे भी बड़ी एक बुक तुम्हें देंगे। ओके, इन टाइम यू विल बी मोर लर्न्ड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और कहा कि एक समय आएगा जब तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी जितना कि तुम्हारे गांव में कोई नहीं होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तो टीचर ने कहा फिर जब तुम सबसे पढ़ी लिखी हो जाओगे गांव में तब तुम पर कोई हंसने वाला नहीं होगा। ओके, पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। तब लोग तुम्हारी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे और तब तुम हकलाओगी नहीं, बिना हकलाए हुए एकदम बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। अच्छा, टीचर कह रही है कि बेटा जब आप सब लोगों से ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी तो लोग आपको बड़े प्यार से सुनेंगे। ओके, और तब तुम बोलोगी बिना स्टैमरिंग किए हुए, बिना ही हकलाए हुए, तुम फ्लुएंटली बोलोगी, अच्छे से बोलोगी। ओके, आप में आत्मविश्वास आ जाएगा तब। अंडरस्टैंड? समझ में आया ना बेटा? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना स्कूल। ओके। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स। जो टीचर ने बुक दी थी भोली को, तो वो उस बुक में केवल पिक्चर्स बनी हुई हैं, एंड पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। तो वो जो बुक है विभिन्न कलर, रंग बिरंगे चित्रों से भरी हुई है। डॉग बना हुआ है, उसमें हॉर्स है, कैट है, काऊ है और गॉट है, और काऊ जो है लक्ष्मी के जैसी है। लक्ष्मी अगर आपको रिमाइंड है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद करो लक्ष्मी को, लक्ष्मी कौन थी, ठीक है, ध्यान रखना। एंड व्हेन एवरी पिक्चर वॉज with every picture was a word in big black letter। और हर पिक्चर के साथ में एक शब्द लिखा हुआ था जो कि बड़े बड़े काले कलर के अक्षरों में लिखा हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing at the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers। भोली को ऐसा लगा जब टीचर ने इतना बड़ा उसको सपना दिखा दिया कि वो बिना स्टैमरिंग के बोलेगी, गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाएगी और सब लोग उसको सम्मान दे करके उसकी बात को सुना करेंगे, तो भोली को ऐसा लगा कि मंदिर की सारी घंटियां बजने लगी हों। ओके, और उसका स्कूल हाउस जो है, जो स्कूल वाला घर है, वो फूलों से एकदम सज गया हो, ऐसा भोली को प्रतीत हुआ। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद ए न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका हृदय जो है एक नई उम्मीद के साथ धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि एक नई उम्मीद उसको मिल गई है, कि उसकी ज़िंदगी जो है बदल गई है अब। ओके, दस द ईयर्स पास्ट। इस तरह से कई वर्ष बीत गए, भोली पढ़ती रही वहाँ पर। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल। इस तरह से जो
गांव था एक छोटे से टाउन के रूप में, एक कस्बे के रूप में विकसित हो गया, और जो प्राइमरी स्कूल, छोटा सा स्कूल जो खुला था बच्चों के लिए, वो अब हाई स्कूल हो गया है। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर टीन शेड, वहाँ पर एक सिनेमा भी लग गया है जो कि टीन शेड के नीचे चल रहा है। एंड कॉटन गिनिंग मिल, और कॉटन गिनिंग मिल भी है वहाँ पर। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और मेल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन जो कि पहले उसके गांव में नहीं रुका करती थी, अब वहाँ पर एक स्टॉपेज बना दिया गया है। इतनी सुविधाएं गांव में बढ़ गई हैं। देन सेल आई एक्सेप्ट, अच्छा फिर उसके बाद में क्या हुआ, काफ़ी दिन व्यतीत हो गए, भोली बड़ी हो चुकी है। भोली के पिताजी रामलाल, ये रामलाल है मिस्टर, और ये इनकी पत्नी है, वाइफ ऑफ रामलाल, ठीक है। इनको भोली की शादी को लेकर के चिंताएं होने लगी, लेकिन ये लोग सोच रहे थे कि भोली की तो शादी होगी नहीं, ठीक। लेकिन अभी एक कैरेक्टर बढ़ता है, बिशंभर नाथ, जो कि एक पंसारी है, ठीक है। इसका रोल आता है, ये शादी के लिए, भोली से शादी के लिए रामलाल से कहता है कि मैं भोली से शादी करना चाह रहा हूँ। तो रामलाल कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने घर में बात कर, और बिना दहेज की बोलता है, बिना दहेज की मैं शादी कर लूँगा भोली से, ठीक। तो रामलाल जो है कहते हैं ठीक है, हम अपने घर में बात कर लें, अपनी पत्नी से राय ले लें, उसके बाद में बताएंगे। तो रामलाल आते हैं अपने घर में, अपनी पत्नी से कहते हैं, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंभर्स प्रपोजल, कहते हैं क्या फिर मुझे बिशंभर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिशंभर ने शादी के लिए जो प्रस्ताव दिया है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसकी वाइफ बोलती हैं, यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली की मदर बोलती हैं कि हाँ बिल्कुल, इस प्रस्ताव को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि भोली को एक बढ़िया अच्छा खानदान मिल जाएगा, पैसे वाले लोग मिल जाएंगे। अ बिग शॉप, जिनकी एक बड़ी सी दुकान है, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एक उनका खुद का घर है। आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉवरी। और कहा कि मैंने, उसकी वाइफ कह रही है, रामलाल की वाइफ कह रही है, मैंने सुना है उसके तो हजारों रुपए, कई हजार रुपए उसके बैंक में भी पड़े हुए हैं, और तो और वो बिना किसी दहेज के शादी के लिए रेडी है, उसको कोई दहेज भी नहीं चाहिए। तो रामलाल कह रहे हैं दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो। रामलाल कहता है वो तो बात ठीक है, लेकिन उसकी एज जो है कुछ ज़्यादा है, वो यंग नहीं है, नवयुवक नहीं है, उसकी एज बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग मेरे जैसी ही एज है। अपनी एज जैसे बता रहा है, जैसे ये रामलाल दिख रहे हैं ऐसी ही एज बता रहा है। एज एज आई एम एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ा कर भी चलता है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और यहाँ तक कि उसके जो पहली पत्नी के बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। सो वॉट डज इट मैटर, तो उसकी पत्नी कहती हैं तो क्या हुआ, ये कोई मैटर नहीं करता, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, 45 या 50 की उम्र एक आदमी के लिए, मनुष्य मेल के लिए कोई ज़्यादा एज नहीं होती है। ये तो मैडम सही सोच रही हैं, जैसे कि सलमान खान भाई साहब हैं हमारे, 50-55 के ऊपर हो रहे हैं, अभी तक उनको शादी की चिंता नहीं है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी एज अभी बहुत कम है, और पता नहीं शादी के बारे में क्या उनका विचार है। ओके, तो उन्हीं के एज के होंगे भाई साहब। तो जब सलमान खान की एज ज़्यादा नहीं हो रही थी, तो बिशंबर नाथ की एज कहाँ से ज़्यादा होगी इनके अनुसार, है ना। तो ये रेडी हो जाती हैं भाई। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। कह रहा कि हाँ, ये हम लोग लकी हैं, किस्मत वाले हैं। रामलाल की वाइफ कह रही है कि वो मिस्टर बिशंबर नाथ जो हैं वो दूसरे गांव से हैं, और भोली के पोक मार्क्स के बारे में, जो उसके चिकन पॉक्स के निशान हैं बॉडी में, उसके बारे में, और उसका सेंस जो कम है, थोड़ा सा मंद बुद्धि है, इसके बारे में बिशंबर नाथ को कुछ नहीं पता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। करें अगर हमने इसके प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया तो हो सकता है कि वो पूरे जीवन भर कुमारी ही बनी रहे, शादी ना हो उसकी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। रामलाल कह रहे हैं कि हाँ
ठीक तो बात है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है कि भोली क्या सोचेगी, भोली का विचार क्या है। तो उसकी मदर बोलती है व्हाट विल दैट विटलेस वन से, कहती हैं वो मंदबुद्धि बालिका वो क्या कहेगी, कुछ नहीं कहेगी। सी इज लाइक अ डम्ब काऊ, वो एक डम्ब काऊ के जैसी है, न बोल पाने वाली गाय के जैसी है, कुछ नहीं, उसको जहां बंद हो गया बंदी रहेगी। मे बी यू आर राइट, मिस्टर हस्बैंड कहते हैं हाँ हो सकता है कि आप सही हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यू दिखाई पड़ रहा है कि रामलाल का तो मन विशेष नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी का तो पूरा मन है कि हाँ शादी इनकी बिशंबरनाथ से कर दो। ठीक, अब देखो भाई, इन अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट एंड लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। भोली बरामदे कोर्ट आंगन में एक साइड में पड़ी हुई है, मतलब लेटी हुई है, ठीक है, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में, भोली के पेरेंट्स के बीच में ये जो वार्तालाप चल रहा है ये सब भोली भी सुन रही है, भोली को भी सुनाई दे रहा है। बिशंबरनाथ वॉज वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबरनाथ एक बढ़िया अच्छा समृद्ध पंसारी था। ही केम विद ए बिग पार्टी, अच्छा शादी भाई फिक्स हो जाती है फिर तो, ठीक है, अब पार्टी वार्टी की तैयारी चल रही है। बिशंबरनाथ जो हैं एक बढ़िया सी खूब सजी सजाई बारात के साथ में बारात लेकर के अपनी आते हैं। फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, बारात लेकर के मतलब बढ़िया से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में बढ़िया बारात लेकर के आते हैं। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर टून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, बारात लेकर के आ रहे हैं घोड़े पर सवार होकर के, इनके साथ बैंड बाजा भी है, जो पॉपुलर टून बजाई जाती है बारातों में, आज मेरे यार की शादी है इस टाइप से, तो वो बजाते हुए आ रहे हैं भाई, और इनकी बारात आगे आगे चल रही है, एक सजे हुए घोड़े पर बिशंबरनाथ जी बैठ करके आ रहे हैं। Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. रामलाल बहुत खुश हैं, इतनी बढ़िया शान शौकत पूर्ण जो बारात आ रही है उनके द्वार पर। उन्होंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी उनकी चौथी पुत्री की शादी इतनी शानदार तरीके से होगी। Bholi's elder sister, who had come for the occasion, were envious of her luck. भोली की जो बड़ी बहनें हैं तीनों, जो कि इस प्रोग्राम के लिए शादी को अटेम्प्ट करने के लिए आई हैं, तो वो जलस फील कर रही हैं, जेलसी ईर्ष्या महसूस कर रही हैं कि उनकी शादी में वो लोग तो हेल्दी थी, बढ़िया थी, एकदम स्मार्ट थी, उनकी शादी में इतना ज़्यादा पॉम्प एंड शो दिखावा, इतना ज़्यादा शानदार चीज़ें नहीं हुई थी, इसके में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जो कि ना देखने में सुंदर है ना ही अच्छे से दिमाग है उसका, तो ये देखकर उनको जलन महसूस हो रही है। ब्रिंग ब्राइड, भाई पंडित जी ने बोला दुल्हन को लेकर के आओ। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब वो समय आ गया, भावरे पड़ने का टाइम आ गया, तो पंडित जी बोलते हैं दुल्हन को बुलाओ। भोली, clad in red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. भोली को बुलाया जाता है, जो कि देखो ये रेड कलर की बेल वाली साड़ी पहने हुई है, ठीक है, वेल का मतलब ये डिज़ाइन डेकोरेटिव, ठीक है, ये डिज़ाइन वाली साड़ी पहने हुई है, इसको बुलाया जाता है वेदी के पास, जो मंडप बना हुआ है, मंडप के पास जो हवन कुंड टाइप में बना होता है उसके पास उसको बैठने के लिए बुलाया जाता है। गार्लैंड ब्राइट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, बिशंबरनाथ का एक फ्रेंड, जो बिशंबरनाथ और भोली दोनों वरमाला लिए खड़े हुए हैं, तो इनसे बोला गया, बिशंबर का एक दोस्त कहता है कि भाई वरमाला पहनाओ भोली को। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, जो ब्राइड है, ब्राइड ग्रूम, अच्छा जो दूल्हा है, ये हाथ में अपने मैरीगोल्ड का मतलब होता है मैरीगोल्ड का मतलब होता है मैरीगोल्ड का मतलब होता है गेंदा, गेंदा के फूलों का माला हाथ में पहने हुए है। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, अच्छा एक महिला जो है, जो कि भोली के पीछे खड़ी हुई है, वो भोली के सर पर जो पड़ा हुआ है पल्लू, उसको धीरे से पीछे को खींच देती है, जिससे कि भोली का मुंह जो है वो खुल जाता है।
December took a quick glance. The garland remained poised in his hands. विशंबरनाथ की नज़र पड़ती है भोली के चेहरे पर, जो कि दागों वाला चेहरा, जिस पर दाग पड़े हुए हैं, चिकन पॉक्स के दाग पड़े हुए हैं, उस पर विशंबरनाथ की नज़र पड़ जाती है। द ब्राइड, अच्छा वो अब जो माला हाथ में पकड़े हुआ था, जो माला गले में डालना था भोले के, वो वहीं पर रोक देता है, गले में माला नहीं डालता है। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। ब्राइड जो है मतलब वो जो लड़की है भोली, वो फिर से अपना पल्लू मुंह पर डाल लेती है। ठीक है। हैव यू सीन हर, उसका विशंबर अपने फ्रेंड से कहता है, क्या आपने उसका मुंह देखा? सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर तो पॉक मार्क्स हैं, चिकन पॉक्स के निशान हैं, अपने फ्रेंड से कहता है विशंबर। तो उसका फ्रेंड कहता है, सो व्हाट, यू आर नॉट यंग इधर। उसका फ्रेंड कहता है, तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो, तुम भी तो बुजुर्ग हो। हैव यू सीन हर, सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, ओके, मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। लेकिन कहता है विशंबर, कहता है, हाँ तो क्या हुआ, हम ओल्ड हैं तो क्या हुआ, लेकिन अब अगर मैं इससे शादी करूँगा तो इसके फादर को मुझे 5,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तभी मैं इससे शादी करूँगा, अदरवाइज मैं इससे शादी नहीं करूँगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट। रामलाल जाते हैं, अपना पगड़ी उसके सर पर, उसके पैरों पर रख देते हैं, कहते हैं, बेटा मेरी इज्जत आबरू यही है जो मैंने आपके सर पैरों पर रख दी है, मेरी इज्जत मत लो, 5,000 रुपये मत लो मुझसे दहेज के रूप में, इतना ज़्यादा मत लो, मेरे पास इतने पैसे की व्यवस्था नहीं है। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो टेक 2,000 रुपीज़। कहते हैं, मेरे पास 5,000 रुपये की व्यवस्था नहीं है, आप इतना मत लो मुझसे, 2,000 रुपये ले लो। चलो अच्छा ठीक है, मेरी बेइज्जती इतनी ज़्यादा मत करो। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। वो कहता है विशंबरनाथ कहता है कि नहीं, 5,000 रुपये लाओ, नहीं तो अपनी बेटी को रखो और हम बारात लेकर के जा रहे हैं। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस टू इन द विलेज। रामलाल कहता है, प्लीज़ थोड़ा सा सिंपैथेटिक हो, थोड़ी मुझ पर दया करो, अगर आप बारात लेकर के वापस चले जाएंगे तो हम अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे समाज में, अपने गांव में। देन आउट विद 5,000। फिर विशंबर कहता है, तो फिर जाओ, 5,000 रुपये लेकर के आओ, तभी ये बारात होगी। विशंबरनाथ डिमांडेड टॉरी। विशंबरनाथ जो है दहेज की मांग करता है, ये 5,000 रुपये जो है दहेज के रूप में विशंबरनाथ मांगता है। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. रामलाल रोते हुए, आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं, रामलाल रोते हुए अंदर जाते हैं और पैसे गिनते हैं और 5,000 का बंडल लेकर के आते हैं नोटों का, और जो ब्राइड ग्रूम है, दूल्हा है, मतलब विशंबरनाथ जो है, उनके पैरों पर रख देते हैं पैसे। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile. He had gambled and won. तो जो विशंबरनाथ है उसके चेहरे पर एक लालची व्यक्ति वाली स्माइल। ऐसा लालची व्यक्ति जब अपने लालच में वो जीत जाता है तो मुस्कुराता है, तो वो मुस्कुराहट, एक जीत वाली मुस्कुराहट विशंबरनाथ के चेहरे पर देखने को मिल रही है। और वो तो सोच रहा है कि मैंने एक जुआ टाइप में खेला, मैंने दांव लगाया और मैं जीत गया। अब फिर उसके बाद में जब उसको 5,000 रुपये मिल जाते हैं तो कहता है, गिव मी द गारलैंड, मुझे फूलों की माला दो, अब मैं फूलों की माला डालूंगा वधू के गले में। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक बार और जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, उसके चेहरे से वो पर्दा फिर से हटता है, चेहरे से जो पल्लू है फिर से हटता है। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस समय उसकी आंखें नीचे को झुकी हुई नहीं थी। सी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। उसकी आंखें ऊपर को हैं और डायरेक्ट जो है अपने होने वाले पति की तरफ देख रही हैं। एंड इन हर आईज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। और उसकी आंखों में ना ही गुस्सा है और ना ही नफरत है, केवल एक शांत स्वभाव वाला
बदला लेने की प्रवृत्ति है, कि मतलब वो बदला लेना चाहती है कि उसने उसके पिता को जो बेइज्जती की है तो मैं भी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी। बिसम्बर रेज द गारलैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। बिसम्बर अपना वरमाला ऊपर उठाता है जो वधु है उसके गले में डालने के लिए, जो लड़की है उसके गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइट एंड द गारलैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर। लेकिन वो भोली के गले में वरमाला डाल पाते उससे पहले ही भोली का हाथ बीच में आता है और वो माला जो है उसके गले में पड़ने के बजाय वो माला सीधे हवन कुंड में जाकर के गिरता है। सी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और वो खड़ी होती है, जो उसके सर पर पल्लू डाला गया था उसको हटा करके फेंक देती है और कहती है पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस। अब भोली स्टैमर नहीं कर रही है, ठीक है, स्टैमर नहीं कर रही है, अब वो हकला नहीं रही है, एकदम क्लियर वॉइस में अपने पिताजी से कहती है पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। अपना पैसा जो 5000 आपने दिया है ये इससे ले लो, ठीक है, मैं इस व्यक्ति से शादी करने नहीं जा रही हूँ, इस व्यक्ति से मैं शादी नहीं करूँगी। हर फादर मदर एंड सिस्टर ब्रदर्स रिलेटिव्स एंड नेबर्स वर startled to hear her speak. Without even a slightest stammer, रामलाल was thunderstruck. उसके भाई बहन रिलेशन वाले जितने भी लोग थे सब लोग उसकी आवाज़ सुन करके बिना हकलाए हुए उसकी एकदम क्लियर आवाज़ सुन करके सब के सब एकदम बहुत चंके से रह जाते हैं और रामलाल को ऐसा लगता है कि रामलाल के ऊपर बिजली गिर गई हो। रामलाल भी घबरा जाते हैं। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है बारात शादियों में तो जो लेडीजें खाने वाली पहुंचती हैं ना, खाली खाती हैं और दूसरे की बेइज्जती करती हैं। वो क्या कर रही हैं, देखो ये बातें कर रही हैं, सो सेमलेस, कितनी निर्लज्ज लड़की है, सो अगली, सो सेमलेस, कितनी निर्लज्ज लड़की है, कितनी बेशर्म लड़की है। ऐसे लोग ही आपस में बातें करने लगे। इनका काम और कुछ नहीं होता है, जाकर के इधर की उधर करना, खाना पीना, बस निकल लेना। तो अब वही शुरू कर दिया। बात नहीं समझ रही हैं कि भोली क्यों खड़ी हो गई, भोली क्यों अगेंस्ट है इस शादी के, विरोध में क्यों है भोली, ये नहीं समझ रही हैं। लेकिन उनको बस यही कहना है, सो सेमलेस, सो सेमलेस, सो अगली, बस यही कहना है। भोली, आर यू क्रेजी, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव यू सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत। उसके पिताजी कहते हैं भोली क्या तुम पागल हो गई हो, क्या हमारे कोई इज्जत नहीं रह गई तुम्हारे मन में, क्या हमारे परिवार की तुम बेइज्जती करना चाह रही हो। भोली बोलती है फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। आपकी इज्जत के लिए ही इस बूढ़े और लंगड़े व्यक्ति से मैं शादी करने के लिए जा रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड। आई वॉन्ट। अरे लेकिन मैं एक बहुत ही तुच्छ, बहुत ही घटिया, बहुत ही लालची ऐसे व्यक्ति से मैं शादी नहीं करना चाह रही हूँ। अपने हस्बैंड के रूप में ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करना नहीं चाह रही हूँ। नहीं करूँगी शादी, नहीं करूँगी। ओके, व्हाट अ शैमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ डम सैमलेस डम काउ। एक बूढ़ी दादी होती हैं जो कि अपनी स्टाइल में बोलती हैं कि कितनी बेशर्म लड़की है। हम लोग तो इसको सोचा करते थे कि ये बिल्कुल जैसे कि गाय कुछ नहीं बोल पाती है, एकदम सीधी सादी ना बोलने वाली गाय के जैसी है ये। तो इनको भी जवाब देती है भोली, यस आंटी यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ। अरे हाँ आंटी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप सब तो हमें एकदम ना बोलने वाली गाय समझ रहे थे ना, सीधी सादी मंदबुद्धि गाय समझ रहे थे ना। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हर्टलेस क्रिएचर। इसीलिए आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि इस निर्दयी व्यक्ति के साथ में मेरी शादी करने का आप लोगों ने प्लान बना लिया। बट नाउ द डम्ब काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन अब वो डम्ब काउ जो ना बोलने वाली गाय है, जो हकलाने वाली लड़की, मूर्ख लड़की है, अब वो बोलने लगी है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आपको और कुछ सुनना है।
तो अब क्या होता है, वो दादी जी बेचारी डर जाती हैं, घबरा जाती हैं, फिर चुपचाप ये कह करके सो शेमलेस, बस वही वर्ड कह करके निकल लेती हैं वहाँ से। बिशंबरनाथ का क्या होता है, बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टर टू गो बैक विद हिज पार्टी। बिशंबरनाथ की इतनी इंसल्ट हुई कि अब तो इनको वापस जाना ही था। बिशंबरनाथ अपना परिवार, अपनी बारात, अपना सब रिश्तेदार सब लेकर के वापस चले जाते हैं। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप क्लोजिंग सॉन्ग। जो बैंड्समैन है उनको ऐसा लगता है कि भैया कार्यक्रम पूरा हो गया, उनको ये नहीं पता है कि शादी टूट गई, उनको ये लगता है कि हाँ शादी कंप्लीट हो गई है, सारा प्रोसेस हो गया है। तो एंडिंग सॉन्ग जो होता है, जो लास्ट में गाना चलता है, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी परिवार मिले, इस टाइप से गाना चलता है ना बाद में, तो वो वाला टून ये लोग बजाने लगते हैं। ठीक, अब आगे उनकी तो बारात वापस चली गई। अब बात हो रही भोली की और उसके पिताजी की। भोली के पिताजी क्या कर रहे हैं, बट वट अबाउट यू, नो वन विल मैरी यू नाउ, वट शैल वी डू विथ यू। भोली के फादर कहते हैं कि बेटा लेकिन मैं अब क्या करूं, आपके साथ तो अब कोई शादी भी नहीं करेगा, तो फिर मैं आपका क्या करूं, कैसे आपको मैं रखूंगा, कैसे आपकी शादी होगी। डोंट यू वरी पिताजी, in your old age I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much, isn't right ma'am। फिर वो कहती पिताजी आप चिंता मत करो, जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तब मैं आपकी सेवा, मैं आपकी और माता जी की दोनों लोगों की सेवा करूंगी, और मैं इसी स्कूल में जिसमें कि मैं पढ़ी हूँ उसी में मैं पढ़ाऊंगी। फिर अपने टीचर की तरफ देखते हुए कहती है टीचर मैम मैं सही कह रही हूँ ना। तो उसकी टीचर जो हैं वो रिप्लाई करेंगी यस भोली ऑफ कोर्स। उसकी टीचर जो हैं, जो सुंदर सी टीचर हैं, वो कहती हैं हाँ भोली बिल्कुल आप ऐसा ही करना। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। जो टीचर भी बारात में आई हुई थी वो एक कोने में खड़ी हुई है, ये सब ड्रामा वो देख रही है। येस भोली ऑफ कोर्स, निश्चित ही भोली, सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया निश्चित भोली तुम इस स्कूल में पढ़ाना। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन। और जो टीचर थी उसकी आंखों में एक डीप गहरा संतोष दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने जो है पूरा किसी चीज का संतोष उसे प्राप्त हुआ है, सेटिस्फैक्शन प्राप्त हुआ है। कैसे, मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पर। एज एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। जैसे कि कोई कलाकार होता है, जब कोई अपनी कला वो बनाता है और वो इतनी सुंदर बन जाती है कि वो उसकी मास्टरपीस हो, सबसे अच्छी कलाकृति हो उसकी, तब उस कलाकार को जो संतोष प्राप्त होता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वही इन टीचर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने भोली को बनाया है, भोली को पढ़ाया है। तो भोली आज उस लायक हो गई है जैसे कि इन्होंने कल्पना की थी, कि सबसे बेस्ट उनकी स्टूडेंट बन गई है, वो सबसे बेस्ट सबसे समझदार बच्ची बन करके वो उभरी है। तो इनको बड़ा ही संतोष प्राप्त हो रहा है कि मेरी बच्ची बहुत ही अच्छी इंसान बन गई है। ओके, तो यहाँ पर आकर के हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आज से हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और आपको प्री बोर्ड एग्जाम जो कि आपके कल से प्रारंभ है उसके लिए बहुत बहुत सी अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से अपना पेपर करें, बढ़िया से ध्यान लगा करके पढ़ते रहें, बोर्ड की तैयारी करते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट and thank you all for visiting this channel. Let's learn, always ready to help you in the all spheres of your academics. Okay, अभी हमारा लिटरेचर पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। लैंग्वेज के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, तो कुछ कमेंट आपके मिल नहीं रहे हैं हमें, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो टॉपिक्स आपके ग्रामर के हम सारे रिवाइज करा दें यहाँ पर। ओके, तो थैंक यू अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंजॉय करते रहो, स्टडी करते रहो। यू हैव अ गुड डे एंड एन्जॉय।